तो मित्रों, अभी तक हमने देखा कि जियोग्राफी शब्द कैसे बना। इसके बाद में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हमने बिग बैंग थ्योरी देखी। इसके साथ साथ हमने देखा आकाशगंगाएं, आकाशगंगा, निहारिका, और हमने फाइनली देखा कि हमारा जो सौर मंडल है वो सौर मंडल में सबसे पहले हमने देखा सूर्य, जो कि सौर मंडल में प्रधानता रखता था। और सूर्य का जो द्रव्यमान था वो 99.999% था पूरे सौर मंडल का। इसके साथ साथ में अब आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा सौर मंडल है, तो सौर मंडल के अंतर्गत कई सारे पिंड होंगे, जिसमें से मुख्यतः जो ग्रह हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम इसके पहले देखे थे कि जो ग्रह हैं, ग्रहों में 8 ग्रह अब रह गए हैं, पहले 9 ग्रह थे। तो हमने देखा था कि 2006 में एक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन के दौरान की प्राक सम्मेलन जो हुआ था उसमें से जो यम था उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वो ग्रहों की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट इन गोल, और इसके पहले वाले अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। आप इस वीडियो को सिर्फ आप सुने, और सुनने के बाद आप अगर उसको ध्यान में रख पाएंगे, अपने माइंड पे रख पाएंगे, तो आपको काफ़ी सारा कंटेंट याद हो जाएगा, और वो आपको एग्जाम में सीधे सीधे मतलब काम उसका हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है जो ग्रह। और फ्रेंड्स देखिए, पढ़ने में क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो क्वालिटी है या आपकी जो योग्यता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, यहाँ तक कि पढ़ाने वाले की। आपकी यदि रिसीविंग क्षमता जो मैं बताने वाला हूँ, या जो और कहीं से आप सीखते हैं, उसको आप रिसीव कैसे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप यदि सक्षम हैं, आप यदि एक्टिव हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप इस नॉलेज को बहुत ही बेहतर ढंग से ग्रहण कर पाएंगे। चलिए, तो देखिए, ग्रहों में पहला अपना ग्रह जो है वो है बुध। बुध, आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम में सूर्य के बाद सबसे पहला जो ग्रह है वो अपना कौन सा है? बुध ही है। तो ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। ये 2 घंटे पहले, जब सूर्य निकलने वाला होता है सुबह, उसके 2 घंटे पहले ये दिखाई देता है। ये सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसका मतलब ये उपग्रहहीन है। इसका विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसकी एक विशेषता है। ये सूर्य की परिक्रमा, मतलब सूर्य का जो ये राउंड लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, वो सबसे कम समय में पूरी कर लेता है। यानी सबसे तेज गति से ये उसका राउंड, एक चक्कर पूरा कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है। अर्थात ये सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति। अब देखिए क्या है कि जैसे ये मान लीजिए सूर्य है, अब कोई यदि पिंड इसका चक्कर लगा रहा है, तो ये जो इसका राउंड, ये जो पथ बना, ये इसका क्या है? कक्षा है। और इस कक्षा में ये गति बहुत ज़्यादा है इसकी, तो सबसे पहले ये चक्कर लगा लेता है। यहाँ दिन अति गर्म एवं रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक है, और इसका जो तापांतर है वो 600 डिग्री सेल्सियस है। सॉरी। इसका तापमान रात में -173 और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब देखिए, इसका तापांतर जो है वो 600 डिग्री, मतलब कि रात में -173 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, और दिन में ये 427 डिग्री, और इनके दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे आप, तो आपको मिलेगा 600 डिग्री। और 600 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, इतने तापांतर में जीवों का रहना संभव नहीं है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा तापांतर 10 डिग्री का, 20 डिग्री का होता है, तब भी पृथ्वी में जो जीव हैं हम लोग, इन काफ़ी दिक्कत होने लगती है। लेकिन 600 डिग्री के तापांतर में जीवों का पाना मुश्किल है। दूसरा ग्रह है शुक्र। क्रम में वीनस जो है वो दूसरे नंबर का ग्रह है, और ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, और ये सबसे ज़्यादा चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा गर्म होने का इसका कारण है एक्चुअली कि इसमें CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा है। हमारी पृथ्वी में भी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड का एक गुण होता है कि वो सूर्य से आने वाली किरणों को अपने अंदर से गुजरने देता है, लेकिन जब ये पृथ्वी से ऊपर की ओर जाती हैं, ये जो गर्म तरंगे हैं, तो इनको वो आपस में क्या कर लेता है कि संजो लेता है। इसलिए जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो गर्म रहता है।
तो इसी कारण से चूंकि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ शुक्र में ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म भी है और ये सबसे ज़्यादा चमकीला भी है। इसे वीनस सुंदरता की देवी के रूप में भी यूरोप में या वेस्टर्न कंट्री में इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। क्यों? सांझ मतलब शाम का और भोर मतलब सुबह का, क्योंकि यह जो ग्रह है ये शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा, मतलब शाम और सुबह दोनों दिखाई देता है, इसलिए सांझ का तारा और भोर का तारा इसे कहा जाता है। यह ग्रहों की विपरीत मतलब कि दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। हमने जब सोलर सिस्टम को पढ़ा था तो हमने देखा था कि इधर से अगर आप जाएं तो पहले बुध पड़ेगा फिर शुक्र पड़ेगा, यहाँ से अगर आप लास्ट में देखेंगे तो अरुण और वरुण पड़ेंगे। तो हमने कहा था कि इधर का एक छोड़ दो, इधर का एक छोड़ दो, और इन दोनों को देखो तो ये जो चक्कर लगाते हैं ये दोनों चक्कर अन्य ग्रहों के प्रति अपेक्षा उल्टा लगाते हैं, यानी कि दक्षिणावर्त घूमते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा के समानांतर ये चक्कर लगाते हैं। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व, आकार एवं व्यास में ये पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का भग्नी ग्रह या बहन ग्रह कहते हैं। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह है अपना बृहस्पति। सौरमंडल में ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी का चक्कर लगाने में 10 घंटे मात्र लगता है, जो कि सबसे कम है ग्रहों में, मतलब अपनी धुरी में। ये मान लीजिए ग्रह है, इसकी अपनी ये धुरी है, इस अपनी धुरी के ये राउंड पे घूम जाता है मात्र केवल 10 घंटा में। जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटा में घूम पाती है, ये 10 घंटा में घूम जाता है। लेकिन वहीं अगर ये सूर्य का परिक्रमा लगाता है तो इसको 12 वर्ष का समय लगता है। और बृहस्पति का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। मतलब कि अगर 1000 भाग कर दिए जाएं तो उसमें से 1 भाग बृहस्पति का है और पूरा 1000 भाग किसका? सूर्य का है। इतना इनमें से अनुपात है बृहस्पति और सूर्य के द्रव्यमान में। इसका उपग्रह जो है वो ज्ञानीमीड है, जो कि पीले रंग का दिखता है और ये सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। मतलब कि जो भी ग्रह हैं, ग्रहों में बृहस्पति ग्रह का उपग्रह ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला अपना ग्रह है मंगल, मार्स। इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन मतलब लोहा, इसमें जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। जैसे कि जो लोहा में जो जंग लगता है, मान लीजिए एक जो लोहे की कील है जो कि अभी आपको मतलब थोड़ा व्हाइट कलर की दिखाई देती है, अगर आप इसमें नमी और ऑक्सीजन की अगर वो मिल जाए मात्रा तो ये क्या हो जाती है कि भूरी भूरी लाल लाल दिखाई देने लगती है, वो आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। तो चूंकि मंगल ग्रह में आयरन की मात्रा ज़्यादा है और इसकी ऑक्सीजन से क्रिया हो गई है, आयरन ऑक्साइड बन गया है, इसलिए ये जो मंगल ग्रह है ये लाल कलर का दिखाई देता है और इसको रेड प्लैनेट या लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली 25 अंश के कोण पर झुका। जैसे हमारी पृथ्वी क्या है 23.5 अंश झुकी है, ऐसे ये 25 अंश झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि ये अपने अक्ष से झुकी हुई है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी प्रकार से जो मंगल ग्रह है वो 25 अंश झुका हुआ है और सूर्य का चक्कर लगाता है। इसी कारण से वहाँ पर भी जो ऋतु परिवर्तन है वो होते हैं और पृथ्वी में भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी में 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, 2 उपग्रह हैं इसके। सूर्य का परिक्रमा लगाने में इसको 687 इतने दिन इसको लगते हैं और पृथ्वी 365 दिन में लगा लेती है, 365 से 1/4 दिन में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मतलब अपने पूरे सौरमंडल का मतलब पूरे ग्रह और सूर्य सबको मिला के, इसमें सबसे बड़ा अगर ज्वालामुखी देखा जाए तो ओलिपस मेसी है, जो कि कहाँ पे है? मंगल पे ही है। और सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर ही है और इसकी जो ऊंचाई है वो माउंटेन एवरेस्ट से 3 गुना के लगभग है।
मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिलती है। तो देखिए, ये ओडिसी, मार्स ओडिसी नाम का एक कृत्रिम उपग्रह है, सैटेलाइट है, जिससे ये मतलब इसकी तस्वीरें ली गई कि मंगल ग्रह पे बर्फ जमी हुई है और यहाँ पर जल जो है वो हिमशीतित जल है, मतलब कि बहुत ही ठंडा जल कहीं पे इसमें एकत्रित है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है कि यहाँ पर जीवन हो सकता है, यह जीवन यहाँ पर संभव है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर के गेल क्रेटर पर पहुंचा था और यहाँ से इसने जीवन की संभावना का पता लगाया और वहाँ के वातावरण का अध्ययन किया था। तो मार्स क्यूरियोसिटी रोवर ये एक जो यान है, ये नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया था जीवन की संभावना और वहाँ के वातावरण को अध्ययन करने के लिए। अपनी जो इसरो है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन यानी कि मॉम 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानी PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 से प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय, मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह भेजने वाला अंतर्ग्रहीय अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह पे अपना जो यान है, अंतरिक्ष यान है, उसको भेजा है। अगला अपना ग्रह है शनि या सैटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति, बृहस्पति के बाद दूसरा शनि जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है इस सौरमंडल का। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलयों का होना। और वलय क्या है कि मोटी प्रकाश की कुंडली है एक प्रकार से, और इन वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। तो शनि में वलयों की संख्या, अब देखिए ये जैसे शनि हो गया तो इसमें इस प्रकार से इसमें वलय हैं, छल्ले हैं। तो ये जो छल्ले हैं ये 7 हैं और ये आकाश में ये ग्रह पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका घनत्व तो सभी ग्रहों के घनत्व से कम है और ये इसका घनत्व जल से भी कम है, घनत्व इसका है। तो घनत्व कम होने का मतलब क्या है? घनत्व किसी चीज की सघनता होती है। अगर जल से भी कोई चीज कम सघन है, इसका मतलब ये है कि अगर उसे जल में रखा जाए तो वो जल में डूबेगी नहीं, बल्कि वो जल में तैरती रहेगी। तो इसलिए अगर शनि ग्रह को अगर जल में रख दिया जाए तो वो क्या होगा? उसके ऊपर तैरेगा, उसमें डूबेगा नहीं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला हमने देखा था कि बृहस्पति के पास है उपग्रह सबसे बड़ा, सौर मंडल का दूसरा उपग्रह सबसे बड़ा जो है दूसरे नंबर का वो टाइटन है जो कि शनि ग्रह के पास है और इसका जो आकार है वो बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी के समान स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अगला अपना ग्रह है अरुण यानी कि यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा, मतलब कि पहला बृहस्पति, दूसरा शनि और तीसरा अरुण। तो अरुण जो है ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। मतलब देखिए सूर्य से जितनी दूरी को चलते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा? वो कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर जो कम हो रहा है तो यहाँ पर कितना है कि -215 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि बहुत ही ठंडा है ये। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलय हैं। हमने देखा कि वहाँ पर 7 वलय थे और यहाँ पर कितने हैं कि 9 वलय हैं। इनमें से 5 के नाम ऐसे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये इसके वलयों का नाम है, 5 वलयों का नाम है। और इसके अतिरिक्त 4 वलय इसमें और हैं, यानी कि पूरे 9 वलय हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, देखिए हमने देखा था कि जो वहाँ पर कि इधर से एक छोड़िए उधर से एक छोड़िए, और वो जो दोनों ग्रह घूमते हैं वो पूर्व से पश्चिम यानी कि वो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमते हैं, और बाकी ग्रह जो हैं वो कैसे घूमते हैं?
यानी कि वो एंटी क्लॉक घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, और यहाँ पर ये अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम घूमता है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सूर्य निकलेगा वो पूर्व से न निकल कर पश्चिम से निकलेगा, जो डूबता है वो पूर्व में डूबेगा, यानी पश्चिम में निकलेगा और पूर्व में डूबेगा। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ मतलब दिखाई देता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अगला अपना ग्रह है वरुण। वरुण मतलब नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईसा में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले के द्वारा की गई थी, और नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर पर स्थित वरुण ही है। क्यों? क्योंकि यम को निकाल दिया गया था, उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था 2006 में। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है, और ये इसीलिए ये हरे रंग का दिखाई देता है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। अगला अपना ग्रह है पृथ्वी। अब पृथ्वी को तो हम जानते हैं ये यहीं पर जीवन है, हम भी इसी के निवासी हैं। तो पृथ्वी अर्थ ये 5वें नंबर का ग्रह है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये किस नंबर का है? ये 5वें नंबर का है, और पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितना 23.5 अंश पर झुका है। देखिए अगर इस फिगर को देखें तो देखिए ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी को अगर अक्ष देखें इसका तो ये है, ठीक है, अक्ष क्या है? ये है। लेकिन अगर हम ये माने कि ये पृथ्वी पूरी गोला होती और इसका अक्ष यहाँ से होता, यहाँ से अगर ये अक्ष यहाँ से होता फ्रेंड्स, तो क्या होता कि ये ऐसा होता और ये पूरा गोला बनता। लेकिन अक्ष तो अपना ये है, तो इसके बीच देखिए ये कोण बनता है, ये 23.5 अंश का कोण बनता है। तो यही पृथ्वी का जो झुकाव है वही 23.5 अंश है। अब चूंकि देखिए अगर हम इसको ये माने कि ये जो रेखा है ये, ठीक है, ये अगर ये एक बेस रेखा होती और यहाँ पर ये इसको ये ऐसे खींचते तो ये 23.5 अंश ये होता, तो ये बचा हुआ जो ये तल है ये कितना 66.5 अंश का है। तो इसीलिए जब हम इसकी राउंड वाली कक्षा से जो चक्कर लगाने का झुकाव देखते हैं तो वो 66.5 मिलता है, और अपनी धुरी पर ये 23.5 अंश की झुकाव पर हमें नजर आती है। वही देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा से, कक्षा मतलब उसका चक्कर लगाने वाला जो उसका सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो उसका झुकाव कितना है? ये 66.5 अंश का कोण बनाता है, और अपनी धुरी पर 23.5 अंश ये झुकी है। और पृथ्वी के बारे में कुछ अगर हम यहीं पर थोड़ा सा देखना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मान लीजिए ये अपनी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, इसमें से ये जो है ये इसकी धुरी है। इसके बाद ये यहाँ पर ये जो रेखा है देखिए ये विषुवत वृत्त कहलाती है, ठीक है, विषुवत वृत्त कहलाती है। और विषुवत वृत्त से अगर हम ऊपर जाते हैं 23.5 अंश यहाँ पर तो हमें कर्क रेखा मिलती है, और नीचे अगर जाते हैं तो 23.5 अंश पे हमें मकर रेखा मिलती है। ये बीच का जो जोन होता है फ्रेंड्स ये गर्म जोन रहता है, एक प्रकार से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहता है, इसको हालांकि हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से इसकी ये स्थिति रहती है। और पृथ्वी में ये इधर का ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये यहाँ का नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इसकी विषुवत व्यास यानी देखिए विषुवत व्यास, तो हमने अभी देखा कि ये जो विषुवत रेखा है ये तो इसका अगर हम यहाँ से व्यास देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो व्यास है ये व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। और अगर ध्रुवीय व्यास को देखा जाए तो 12,713.6 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों व्यासों के बीच का अंतर जो है वो 43 किलोमीटर है। अब ये कैसे है? देखिए अपनी जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, वो थोड़ा सा ध्रुवों पे चपटी है। तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, देखिए तो ये पृथ्वी कुछ मान लीजिए इस प्रकार से अंडाकार है। तो यहाँ पर अगर इसका ये वाला व्यास देखेंगे आप, ये तो ये है 12,756, ये है 12,756। लेकिन वहीं पर फ्रेंड्स अगर आप इस वाले व्यास को देखेंगे, ये भी एक व्यास बनेगा,
तो इस वाले अगर व्यास को देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 12,713। 12,713 होगा, और इन जब दोनों को घटाएंगे तो आपको मिलेगा अनुमानतः 43। तो ये 43 किलोमीटर ये वाला छोटा हो जाता है, इसीलिए ये जो ध्रुवीय व्यास है देखिए, तो ध्रुवीय व्यास इसका कम है और जो इसका ये वाला विषुवत व्यास है ये क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए इन दोनों में अंतर इतना पाया जाता है। और वो क्यों पाया जाता है, क्योंकि ध्रुवों में पृथ्वी क्या है, चपटी है, और ये अंतर कितना 43 किलोमीटर का आ जाता है। पृथ्वी का जो औसत व्यास है वो 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जो दूरी नापते हैं, वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ये किस प्रकार से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। मतलब कि जो ये पृथ्वी है ये अपनी धुरी पर जो घूमती है, तो हमें पता है कि 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे से थोड़ा कम टाइम होता है एक्चुअली वो, तो वो होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो इतने में ये अपनी धुरी पे एक राउंड लगा लेती है, और जब ये राउंड लगाती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसी की जो गति होती है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। क्योंकि देखिए अभी जो इसका हम व्यास देख रहे थे 12,756 देख रहे थे, तो ये जब ये जो व्यास है ना, इस व्यास के हिसाब से इसकी अगर हम परिधि निकालें पूरी, तो परिधि और इसका अगर हम गुणा करेंगे फ्रेंड्स 1610 का, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी परिधि कितनी है, और परिधि के हिसाब से हम निकाल लेंगे कि 1 घंटा में ये कितनी तेज घूम रही है। तो 1 घंटे में ये 1610 किलोमीटर घूम जाती है, मतलब इतनी गति से ये चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति के नाम से जानते हैं, और इसी के कारण दिन रात होते हैं। मतलब कि जो पृथ्वी है अगर वो अपनी धुरी पर ना घूमे तो दिन रात नहीं होंगे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी कि लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। 365 सही 1/4 दिन कह सकते हैं आप। इतना टाइम पृथ्वी को लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में, पूरा परिक्रमा करने में। और इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का जो माध्य वेग है वो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के चतुर्दिक, मतलब उसके चारों ओर पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। इसको चूंकि 1 साल में लगाता है, चक्कर लगाती है ये, इसलिए इसको वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, और वही जो 6 घंटे बढ़ता है, जैसे कि अभी हमने देखा 365 और मतलब 365 दिन और 6 घंटे टाइम लगता है सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में। तो ये 6 घंटे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये 6 चौको 24, मान लीजिए अगर 4 साल ये बढ़ा तो कितना हो गया, 24 घंटे हो गया, और 24 घंटे का एक दिन हो जाता है। तो इसीलिए 4 साल में फरवरी जो है वो 28 की ना होके 29 की हो जाती है, और इसी को हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। तो ये 6 घंटे का जो बढ़ना है वो 4 साल में एक लीप वर्ष तैयार कर देता है। उस समय फरवरी जो है वो 29 दिनों की होती है, और उसे लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसकी अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति के परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। तो देखिए अभी हमने जब मंगल को पढ़ा था तो हमने यही समझा था, देखा था कि जो पृथ्वी है वो अपनी एक तो अक्ष पर झुकी हुई है और दूसरी वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। इसी कारण से ये जो ऋतु हैं इनमें परिवर्तन होता है। तो वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी में जो दिन रात है वो छोटे बड़े होते हैं। छोटे बड़े होने के साथ साथ ही ऋतु का परिवर्तन ये हमें दिखाई देता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। वो हमने देखा था कि क्योंकि शुक्र के ये भग्नी ग्रह है
और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर पर है। प्रकाश वर्ष दूरी नापने की एक इकाई है। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ यानी कि IAU की प्राग में जो समिति हुई थी उसकी बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह का दर्जा से खत्म कर दिया था। हमने देखा था 2006 में, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और ये क्या करता है कि वरुण ग्रह का जो परिक्रमा पथ है उसको ये काटता है, उससे ये गुजरता है। इसलिए नई खगोलीय स्थिति के हिसाब से प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह सूर्य का मतलब एक कह सकते हैं कि ग्रह नहीं बल्कि एक उसका पिंड है और पहले ये ग्रह के रूप में जाना जाता था। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। मतलब एक साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला एक तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। इसके बाद में अगला अपना जो टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा चंद्रमा, और इसके साथ साथ में हम आगे की चीज़ें भी और क्रम से देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको यूज़ का लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल में यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।